हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने SN1 और SN2 में डिफरेंस देखा था। डिफरेंस हम लोगों ने ये देखा था कि SN1 मेरा 2 स्टेप होता है, SN1 में 2 ट्रांजिशन स्टेट होता है, SN1 में एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन होता है। SN1 में रिटेंशन भी बनेगा, इन्वर्जन भी बनेगा, हाँ, लेकिन रिटेंशन कम होगा, इन्वर्जन ज़्यादा होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि SN1 का रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने SN2 में भी देखा था कि SN2 में हम लोगों ने ये देखा कि SN2 में एक स्टेप होता है, SN2 में एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ठीक है। SN2 की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रांस की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रांस। SN2 में मॉलिक्युलरिटी जो होगा वो 2 हो जाएगा, ऑर्डर जो हो जाएगा वो भी 2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने वहाँ SN2 में देखा था रेट जो होता है वो आपका सबस्ट्रेट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। इस कारण से हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे ऑर्डर 2 और मॉलिक्युलरिटी 2, जो कि वहाँ पर अगर हम लोग SN2 की बात करें, अगर हम लोग SN2 की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट के साथ साथ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ से जो होगा वो ऑर्डर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2, मॉलिक्युलरिटी कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 2। लेकिन अगर हम लोग SN1 की बात करें तो SN1 में आप देखोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होता है वही मेरा RDS होता है। तो SN1 में रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट होगा, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट होगा। तो यहाँ पर जो आता है वो ऑर्डर आता है 1, यानी मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो मॉलिक्युलरिटी भी आता है 1। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि SN1, ये 1 कहने का मतलब यूनिमॉलिक्युलर, 1 कहने का मतलब यूनिमॉलिक्युलर, और यहाँ बोलेंगे हम लोग SN2, 2 कहने का मतलब बायमॉलिक्युलर, बायमॉलिक्युलर, ठीक है। तो SN1 SN2 में आपको सिंपल डिफरेंस अगर हम आपको ऑर्डर के बेसिस पे बोले तो ये हो जाएगा। SN2 में हम लोग बोलेंगे कि SN2 में आपका सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन बनता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बैक साइड अटैक हो सकता है, क्योंकि फ्रंट साइड से तो पूरा तरह से बॉन्ड टूटा ही नहीं है। SN1 में फ्रंट साइड भी अटैक होगा, बैक साइड भी अटैक होगा, लेकिन बैक साइड अटैक ज़्यादा होगा, फ्रंट साइड अटैक कम होगा, इन्वर्जन ज़्यादा होगा, रिटेंशन कम होगा। चूंकि होगा दोनों, इसीलिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा, तो इनांसियोमर बनेगा और दोनों का मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा। तो SN1 में आपका रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा, रेसमिक मिक्सचर भी बनेगा, इंटरमीडिएट भी बनेगा और इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन होगा। SN2 में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन बनेगा, SN2 में रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, SN2 में इंटरमीडिएट नहीं होता है। SN2 में रिएक्टिविटी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रांस, SN1 में रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये सब हम लोगों ने देख रखा था। अब यहाँ पर हम लोगों जब फैक्टर्स की बात किए थे तो फर्स्ट फैक्टर हम लोगों ने देखा था अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग। अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग में हम लोगों ने देखा था कि SN1 का जो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, जैसे 3 डिग्री RX ग्रेटर देन 2 डिग्री RX ग्रेटर देन 1 डिग्री RX ग्रेटर देन CH3X। तो ये जो मेरा अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है, और वही अगर हम लोग SN2 की बात करें तो SN2 में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का हिंड्रांस बढ़ने से, स्टेरिक हिंड्रांस बढ़ने से, भीड़ भाड़ बढ़ने से SN2 की रिएक्टिविटी घट जाती है। तो हम बोलेंगे 3 डिग्री वाले पे SN2 की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी और सिंपल अल्काइलाइड वाले पे SN2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो हम लोग बोलेंगे SN1 और SN2 में अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग में SN1 अगर इंक्रीज करेगा तो SN2 डिक्रीज करेगा। ये बात कब थी, जब हम लोग अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग देखे थे। फिर सेकेंड देखे थे हम लोग अल्फा अनसेचुरेशन, और अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बीटा अनसेचुरेशन। तो बीटा अनसेचुरेशन आप फैक्टर्स डालना, थर्ड फैक्टर में बीटा अनसेचुरेशन, और उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये SN1 SN2 का बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर है कि SN1 मेरा 2 ट्रांजिशन स्टेट होता है, 2 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, स्लो स्टेप को RDS बोलते हैं। RDS का पूरा नाम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट होता है। तो
तो ऑर्डर सिर्फ 1 आएगा, मॉलिक्युलरिटी भी 1 आएगा, इसीलिए हम लोग SN1 बोले। SN1 में रिटेंशन भी होगा, SN1 में इन्वर्जन भी होगा। SN1 में इन्वर्जन ज़्यादा होता है रिटेंशन से। SN1 में रेसमिक मिक्सचर भी बनेगा, SN1 में इंटरमीडिएट भी बनेगा। इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन होगा। लेकिन वही SN2 में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन बनेगा। SN2 में सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, SN2 में एक ही स्टेप होता है। SN2 में रेट सबस्ट्रेट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। इस कारण से ऑर्डर 2 आएगा, मॉलिक्युलरिटी भी 2 आएगा, नाम बोलेंगे SN2, इसीलिए पूरा नाम बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब अगर हम लोग थर्ड फैक्टर की बात करें, अगर हम लोग थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, और थर्ड फैक्टर होता है बीटा अनसेचुरेशन। बीटा अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन कहने का मतलब आप समझते हो, जब कभी भी हम लोग अल्कीन या अल्काइन की बात करेंगे तो ये अनसेचुरेशन की बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर बीटा अनसेचुरेशन आएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कौन सा फैक्टर किस पे प्रभाव डालेगा, SN1 पे क्या इफेक्ट डालेगा, SN2 पे क्या इफेक्ट डालेगा, ये हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल देखें, जैसे मान लो अगर हम लोग ले लेते हैं बीटा अनसेचुरेशन में, जैसे ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये हुआ। एक और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करना, ये मेरा जो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, तो उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे बीटा कार्बन। तो जब हम लोग अल्फा अनसेचुरेशन देखे थे तो अल्फा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था, और यहाँ हम लोग बीटा अनसेचुरेशन देख रहे हैं तो यहाँ बीटा कार्बन, ये मेरा अल्फा कार्बन हुआ तो ये मेरा बीटा कार्बन हुआ, ये तो हम लोग जानते हैं। तो ये मेरा हो गया बीटा अनसेचुरेशन, ये हो गया मेरा बीटा अनसेचुरेशन। और इसी का इफेक्ट जानते हैं कि SN1 और SN2 पे क्या पड़ता है। अब आप सिंपल समझो, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे SN1 के रिएक्टिविटी का, यहाँ पे बात करेंगे SN1 के रिएक्टिविटी का, कि SN1 में किसका रिएक्टिविटी इस बीटा अनसेचुरेशन के आने से किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा SN1 में, क्या बीटा अनसेचुरेशन का ज़्यादा होगा या सिंपल वाले अल्काइल हैलाइड का ज़्यादा होगा। तो आप देखोगे कि अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 2, और यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर जब इस क्लोरीन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज तो इस पाई का इस पॉजिटिव चार्ज के साथ हो जाएगा कंजुगेशन, कंजुगेशन हो जाएगा तो हो जाएगा रेजोनेंस। अरे यार अगर तुम इसको लिखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज तो इस पाई का इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन, कंजुगेशन तो हो गया रेजोनेंस, और रेजोनेंस तो हो गया ये मोस्ट स्टेबल। और ये हम लोग जानते हैं कि SN1 की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ बताओ इस वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है या इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो बाबू हम लोग तो यार कितना बार पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखे हैं, ये तो एक नगण्य मात्र है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ कार्बोकैटायन के बेसिस पे, हम लोग तो पता नहीं क्या क्या किए हुए हैं। तो बताओ यार यहाँ रेजोनेंस, तो यहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ये भी स्टेबल, लेकिन इसके कंपेयर में ये लेस स्टेबल। तो हम लोग बोलेंगे SN1 रिएक्टिविटी में सिंपल अगर हम बोले, अगर हम इसको 1 बोलते हैं और इसको अगर हम लोग 2 बोलते हैं तो सिंपल बताओ SN1 रिएक्टिविटी में हम बोलेंगे 2 ग्रेटर देन 1, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे अब SN2 के रिएक्टिविटी की, अगर हम बात करते हैं SN2 के रिएक्टिविटी की, चलिए SN2 के रिएक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो आप सिंपल समझना, SN2 के रिएक्टिविटी में आपका न्यूक्लियोफाइल भी आता है, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे काम नहीं करता है। SN2 के रिएक्टिविटी में आपका न्यूक्लियोफाइल कितना जल्दी अटैक करेगा वो भी देखने की बात होती है। SN1 में न्यूक्लियोफाइल की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि SN1 के रेट में न्यूक्लियोफाइल का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, लेकिन SN2 के रेट में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल कैसा है वो SN2 में देखा जाता है, न्यूक्लियोफाइल देखा नहीं जाएगा। कब? जब हम लोग SN1 की बात करेंगे, क्योंकि यार SN1 के रेट में न्यूक्लियोफाइल का कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं, और अगर SN1 के केस में न्यूक्लियोफाइल का पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो हम लोग ये देखेंगे ही नहीं कि कौन न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन न्यूक्लियोफाइल खराब।
सिंपल। अब बताओ यहाँ SN2 की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि SN2 की रिएक्टिविटी होती है यार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रांस, लेकिन यहाँ तो स्टेरिक हिंड्रांस की कोई बात ही नहीं करेंगे। हम बोलेंगे इस दोनों में ये देखो कि कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। तो सब में क्लोरीन हटेगा, क्लोरीन एक तरफ से हटेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो आप एक चीज़ देखना, जैसे ही यहाँ क्लोरीन हटेगा तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, पार्सली पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड पूरी तरह से टूटेगा नहीं और न्यूक्लियोफाइल जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो आप एक चीज देखोगे, ये जो मेरा CH2 के साथ जो ग्रुप है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये ग्रुप है मेरा +I, और +I नेचर में होता है डोनर, +I और नेचर में होता है डोनर। तो आप बताओ यहां पर कार्बन पे जैसे ही ये क्लोरीन बॉन्ड टूटना शुरू करेगा, तो क्लोरीन टूटना शुरू करेगा तो इस कार्बन पे तो कोई चार्ज आएगा नहीं, और ये मेरा ग्रुप जो है वो डोनर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है और तब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल तो बाबू साथ साथ अटैक करेगा, क्लोरीन का टूटना, न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, दोनों साथ साथ, क्योंकि हम लोगों ने SN2 में यही देखा है। हाँ, SN1 में देखा था कि पहले ये बॉन्ड टूट जाता है और तब न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में आता है, लेकिन जब हम लोग SN2 की बात करेंगे तो SN2 पे बाबू ये बॉन्ड का टूटना, आप देखो याद करो तो SN2 में हम लोगों ने कुछ यही पढ़ा था, यहाँ से बॉन्ड अगर मेरा टूट रहा है तो L पे पार्सली निगेटिव और पीछे से मेरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो NU पे पार्सली निगेटिव, और यही मेरा ट्रांजिशन स्टेट हुआ करता था SN2 में। आगे से मेरा बॉन्ड टूट रहा है, पीछे से मेरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, और एक टाइम आएगा कि ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूट जाएगा और ये पूरा का पूरा बॉन्ड जुड़ जाएगा। क्योंकि ये पीछे से ही अटैक कर रहा है इसीलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है, आगे से अटैक इसीलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि आगे से अभी हमको फ्री मिलेगा ही नहीं, स्पेस मिलेगा ही नहीं अटैक करने के लिए। चलिए अब यहाँ पे आप अगर एक बात देखोगे तो यहाँ पर आप सिंपल समझो कि अगर हम लोग SN2 के रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो SN2 के रिएक्टिविटी में जब यहाँ क्लोरीन हटेगा तो ये ग्रुप देना शुरू कर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करना शुरू कर जाएगा। देखो बाबू, न्यूक्लियोफाइल मेरा होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, वो वहां जल्दी अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा है। यहां पर क्लोरीन के हटने से पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये डोनर ग्रुप है, ये देना शुरू कर देगा तो यहां पर डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। और यहां देखोगे जैसे ही ये क्लोरीन हटेगा इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, और ये जो ग्रुप है ये ग्रुप मेरा sp2 कार्बन है। देखो मजा आ जाएगा, ये कार्बन मेरा sp2 कार्बन है और ये ग्रुप ओवरऑल -I, ये ग्रुप ओवरऑल +I, -I हुआ तो एक्सेप्टर हुआ तो इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया, ये मेरा इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ बढ़ा दिया। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा वहाँ न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच के इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी को बढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जैसे ही बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल ताक से अटैक मारेगा। न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक मारा, क्योंकि यार न्यूक्लियोफाइल नेचर में ही पार्सली निगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, जहाँ कहीं भी पार्सली पॉजिटिव देखेगा मारेगा तुरंत अटैक। तो यहाँ भी पार्सली पॉजिटिव, यहाँ भी पार्सली पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा, तो न्यूक्लियोफाइल तुरंत अटैक करेगा, फास्टली। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा स्लोली। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें तो सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ पर डोनर होने के कारण यहाँ पर SN2 की रिएक्टिविटी स्लो है, यहाँ पर एक्सेप्टर होने के कारण यहाँ पर SN2 की रिएक्टिविटी फास्ट है। हम लोग यही पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि SN2 की रिएक्टिविटी यहाँ इस दोनों केस में जब बीटा अनसेचुरेशन आ जाएगा तो क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि SN2 रिएक्टिविटी में यहाँ पर 2 ग्रेटर देन 1, यानी कि जब बीटा अनसेचुरेशन आएगा तो बाबू SN1 भी इंक्रीज करेगा और SN2 भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पर आपका कोई अपोजिट नहीं होने वाला है, यानी हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि जब बीटा अनसेचुरेशन की बात करेंगे तो वहाँ हम लोग सिंपल बोलेंगे कि SN1 की रिएक्टिविटी भी बीटा अनसेचुरेशन के आने से बढ़ेगी और SN2 की रिएक्टिविटी भी बीटा अनसेचुरेशन के आने से बढ़ेगी। SN1 की रिएक्टिविटी इसलिए बढ़ रही है कि बीटा अनसेचुरेशन के कारण रेजोनेंस हो जा रहा है, और रेजोनेंस
रियोनेंस हो जाएगा तो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हो जाएगा। और SN1 के केस में रिएक्टिविटी कार्बोकैटायन पे ही डिपेंड करती है कि जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा SN1 की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। और SN2 में तो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रांस पे, जितना कम स्टेरिक हिंड्रांस SN2 की रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा। तो यहाँ पर तो स्टेरिक हिंड्रांस बता नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ डोनर और एक्सेप्टर के बेसिस पे बता सकते हैं कि ये ग्रुप डोनर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने से न्यूक्लियोफाइल स्लोली अटैक करेगा। यहाँ एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के घटने से न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी अटैक मारेगा। न्यूक्लियोफाइल का जितना जल्दी अटैक, रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा, रिएक्टिविटी जितना ज़्यादा, न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी उस सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएगा और हम बोलेंगे उस केस में उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो अल्फा अनसेचुरेशन भी हम लोगों ने देख लिया, अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग भी हम लोगों ने देख लिया, बीटा अनसेचुरेशन भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग SN1 और SN2 के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके थ्योरी पे बेस्ड है, जितना हम लोगों ने पढ़ा, कहाँ रिटेंशन, कहाँ इन्वर्जन, कहाँ रेसमिक मिक्सचर, कहाँ ट्रांजिशन स्टेट, कहाँ स्लो, कहाँ फास्ट, कौन सा RDS, कौन सा में इंटरमीडिएट, कौन सा नहीं होगा। तो इस पे हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखते हैं और देन हम लोग SN1 और SN2 के कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि कहाँ पर SN1 लगेगा और कहाँ पर SN2 लगेगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग को जानना होगा, ये हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले हम लोग अब SN1 SN2 पे कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कर ले जो आपको कभी फंसा नहीं पाएगा। तो हम लोग अब पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, बीटा अनसेचुरेशन का सारा टॉपिक वाइज वो एग्जाम्पल लिख लो और देन हम लोग मूव कर जाएंगे इसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है। बस क्वेश्चंस के बेसिस पे आपका एक बार कॉन्सेप्ट हम आपको वापस रिकैप करवा दे रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अगर हम लोग एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि SN1 इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। हम लोग जानते हैं फॉर ईच स्टेप देयर हैज टू बी अ ट्रांजिशन स्टेट, 2 स्टेप और दोनों स्टेप में एक एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेक्टली द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ फर्स्ट स्टेप। बोला गया कि SN1 में 2 स्टेप रिएक्शन होता है, दोनों स्टेप में एक एक ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट स्टेप ट्रांजिशन स्टेट को, यानी फर्स्ट स्टेप में जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आप देखो ऑप्शन से हम लोग बताते हैं। ऑप्शन ए अगर दिया हुआ है, जैसे मान लो अगर आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे R पे प्लस या R पे पार्सली होगा क्योंकि बॉन्ड मेरा टूट रहा है, और यहाँ मेरा L और L पे पार्सली पॉजिटिव, L पे पार्सली निगेटिव। ऑप्शन बी कह रहा है R पे पार्सली निगेटिव डॉट डॉट L पे पार्सली पॉजिटिव। ऑप्शन सी कह रहा है R पे पार्सली पॉजिटिव और NU पे पार्सली निगेटिव। ऑप्शन डी कह रहा है R पे पार्सली निगेटिव डॉट डॉट NU पे पार्सली पॉजिटिव। ठीक है, अब आप एक चीज़ इस क्वेश्चन में बताओ कि कौन सा ये सही आंसर होगा। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि SN1 में 2 स्टेप होता है और ईच स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट होगा, तो कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो फर्स्ट स्टेप के ट्रांजिशन स्टेट को बिलोंग कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है SN1 रिएक्शन में कि पहले बॉन्ड टूटता है और फिर बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बॉन्ड टूटता है किसके साथ, तो लिविंग ग्रुप जिसको निकालना होगा उसके साथ, यानी R का अल्काइल का L के साथ। तो अल्काइल और L के साथ बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ R न्यूक्लियोफाइल तो बाबू SN1 के फर्स्ट स्टेप में आएगा ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल आएगा ही नहीं, तो C और D ऐसे ही खत्म हो गया, A और B बचा। तो बताओ यहाँ L जो हटेगा तो L इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, L जब इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो L इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा, L इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा तो L पे पार्सली निगेटिव ऑक्यूपाई होगा, और L जितना पार्सली निगेटिव ऑक्यूपाई करेगा R उतना ही पार्सली पॉजिटिव ऑक्यूपाई करेगा। तो बताओ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ
फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN1 रिएक्शन। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर? वही अगर सेम क्वेश्चन होता, क्वेश्चन सेम हो जाता और बोलता, क्वेश्चन बोल रहा है ऑप्शन वही है, सॉरी ऑप्शन वही है और सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेक्टली द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो SN1 के फर्स्ट स्टेप में कार्बन का लिविंग ग्रुप के साथ अब बॉन्ड टूट चुका है, क्योंकि हम सेकेंड स्टेज में इन कर चुके हैं तो कार्बोकैटायन मेरा फॉर्म कर चुका है, तो R पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो बताओ जब मेरा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो अब इस पे तो न्यूक्लियोफाइल ही आएगा। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल पे पार्सली निगेटिव, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो फुल्ली निगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो अब बॉन्ड जुड़ रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांजिशन स्टेट उस स्टेट को बोलते हैं जहां या तो बॉन्ड टूट रहा होता है, जैसा कि यहां बॉन्ड टूट रहा था, या नहीं तो बॉन्ड जुड़ रहा होता है, जैसा कि यहां कार्बन का न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड जुड़ रहा है। तो यहां जब बॉन्ड ऐड होने लगेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा, तो इस कार्बन पे आ जाएगा पार्सली पॉजिटिव। अब बताओ ये न्यूक्लियोफाइल पे पार्सली निगेटिव, क्योंकि सेकेंड स्टेप में तो लिविंग ग्रुप बाहर निकल चुका है, तो इस बार ए और बी कोई नहीं होगा। इस बार अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो ये मेरा ऑप्शन सी है, ये मेरा ऑप्शन डी है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, तो बताओ सेकेंड स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल आता है, तो यहाँ तो लिविंग ग्रुप बाहर निकल चुका होगा, तो ए और बी तो होगा ही नहीं। अब बताओ R का न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनेगा, R का न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन रहा है, और चूंकि SN1 में कार्बोकैटायन होता है तो R पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूक्लियोफाइल पे पार्सली निगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड बनना शुरू हो गया और इस R पे पार्सली पॉजिटिव और इस NU पे पार्सली निगेटिव आएगा, यानी करेक्ट आंसर विल बी सी। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपको अब बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा डरावने वाली ये बात नहीं होती है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। तो बाबू एक बात याद रखो, हम बार बार बोल रहे हैं एक एक चीज़ को। आपको कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको यार याद हो गया होगा अब SN1 SN2 कहाँ रिटेंशन, कहाँ इन्वर्जन, कहाँ रेसमिक, कहाँ इनांसियोमर, कहाँ रिटेंशन ज़्यादा, इन्वर्जन ज़्यादा, रेसमिक मिक्सचर ज़्यादा, कहाँ क्या होगा, ये सारा आपको अब याद हो चुका है। लेकिन फिर भी हम एक एक चीज़ को बार बार बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, क्योंकि ये SN1 SN2 बाबू अब साथ छोड़ने वाला नहीं है। जैसा कि कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट, जैसा कि रेजोनेंस, ये सब अब आपको साथ छोड़ने वाला नहीं है। और याद करो जब हमने GOC स्टार्ट किया था उसी टाइम हमने आपको बोला था कि बाबू जैसे ही GOC स्टार्ट हो गया अब आपको ये चीज़ कभी छोड़ने वाला नहीं होगा, यानी ये चीज़ अब आप कभी भूल नहीं सकते हो। जैसे ही भूलोगे आपको आगे परेशानियां आने लगेगी। इसी कारण से GOC और मैकेनिज्म को तो हमेशा याद रखो, हमेशा रिवीजन करते रहो। आपको अब क्या है यार, वीडियो लेक्चर है, खूब बढ़िया से पीछे रिकैप करते रहो। कभी भी टाइम मिलेगा आराम से 10-15 मिनट आराम से भागा के देखेंगे, आराम से तुरंत स्किप करते जाएंगे और मिलते जाएगा और तुम सारा कॉन्सेप्ट को रिकैप कर लोगे। चलिए अब इस पे एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे कह रहा है, जैसे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइडियल, या एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, चलिए देखते हैं इसी का, कि एन आइडियल SN1 रिएक्शन, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एन आइडियल SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर, एन आइडियल SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मतलब ऐसा कार्बन, ऐसा सेंटर जहां पर चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट हो। कायरल कार्बन से आप समझ रहे हो, तो कायरल सेंटर लीड्स टू SN1 में आइडियली अगर बोला जाए तो यहां पर बोला गया ऑलमोस्ट 100% रिटेंशन। SN1 में सुनिएगा, SN1 में बोला गया ऑलमोस्ट 100% रिटेंशन। फिर बोला गया SN1 में ऑलमोस्ट 100% इन्वर्जन, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला गया ऑलमोस्ट 100% रेसिमाइजेशन, ठीक है। और नेक्स्ट बोला गया रिटेंशन मोर देन इन्वर्जन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। अब पूछा गया कि SN1 रिएक्शन में आइडियली क्या होगा,
आइडियली क्या होगा, आइडियली वैसे पॉसिबल नहीं है, जो हम लोग जनरल लेते हैं वही लेंगे। तो आइडियली पूछा गया कि SN1 रिएक्शन में 100% रिटेंशन होगा, 100% इन्वर्जन होगा, 100% रेसिमाइजेशन हो जाएगा, या रिटेंशन मोड करेगा इन्वर्जन से। थोड़ा सोचो और उस पर ध्यान देना। चलिए अब इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि आइडियली SN1 रिएक्शन में ऑलमोस्ट 100% रिटेंशन होता है, ऑलमोस्ट 100% रिटेंशन होता है, ऑलमोस्ट 100% रिटेंशन होगा। बी ऑलमोस्ट 100% इन्वर्जन होगा। सी ऑलमोस्ट 100% रेसिमाइजेशन होगा, या डी रिटेंशन मोर देन इन्वर्जन होगा। रिटेंशन मोर देन इन्वर्जन होगा। ठीक है, तो आप देखो SN1 की बात कर रहे हैं हम लोग, SN1 की बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, SN1 में बाबू ना ही 100% रिटेंशन होगा, ना ही ऑलमोस्ट 100% इन्वर्जन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि SN1 में बाबू फ्रंट साइड भी अटैक कर सकता है, बैक साइड भी अटैक कर सकता है, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन पूछ रहा है आइडियली, पूछ रहा है आइडियली क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यार कि इन जनरल अगर हम SN1 की बात करें, प्रैक्टिकली बात नहीं करें, तो SN1 में हम लोग बोलेंगे कि रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है, तो रेसमिक मिक्सचर तो बनेगा। हाँ, ये जरूर होता है कि रिटेंशन ज़्यादा होता है इन्वर्जन से, रिटेंशन मोर देन इन्वर्जन, ये तो गलत है यार, रिटेंशन मोर देन इन्वर्जन। तो अगर हम लोग बोलेंगे ये तो मेरा गलत है, तो ऑप्शन डी तो गलत है ही, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। तो आप सिंपल बोलो कि अगर हम लोग आइडियली बोलेंगे तो लगभग 100% रेसिमाइजेशन हो जाता है, क्योंकि आप जानो कि अगर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे पीछे से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और एक बार आगे से मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो ये बताओ ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, मिरर इमेज है तो दोनों एक दूसरे का इनांशियोमेरिक पेयर हो जाएगा, और अगर इनांशियोमेरिक पेयर हो जाएगा तो ये मेरा कहलाएगा रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। तो हम बोलेंगे कि रेसमिक मिक्सचर लगभग 100%, कब? जब हम लोग बोलेंगे ये आइडियली होगा तब। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में अगर बोला गया कि SN1 में अब प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिस में अगर हम जाएंगे तो SN1 में हम लोग जानते हैं कि आइडियली ले लेते हैं तो हम लोग जानते हैं यार कि रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है, तो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन इन जनरल हम लोग ये जानते हैं कि SN1 में कि इन्वर्जन ज़्यादा होता है, इन्वर्जन ज़्यादा होता है किससे? तो हम लोग बोलेंगे रिटेंशन से, ये तो हम लोगों को पता है। तो यहाँ देखो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो 100% तो ये गलत है ही, ऑलमोस्ट 100% इन्वर्जन ये भी गलत है। इस बार ऑलमोस्ट 100% रेसमाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस बार प्रैक्टिस में बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे तो बाबू इन्वर्जन ज़्यादा होता है रिटेंशन से। पिछले वाले केस में ऑप्शन डी उल्टा था, रिटेंशन ज़्यादा था इन्वर्जन से, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। इस वाले में ऑप्शन डी को हम लोग बदल दिए, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन। और ये हम लोग जानते भी हैं कि SN1 में प्रैक्टिकली देखा गया तो हम लोग जानते हैं कि इन्वर्जन ज़्यादा होता है रिटेंशन से। तो जनरली SN1 की बात करेंगे तो ये ऑप्शन सी भी इसमें गलत हो गया, क्योंकि हम लोग इन जनरल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। और इन जनरल अगर प्रैक्टिकली SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन। सो करेक्ट आंसर इज डी।
देखो आइडियली बात करेगा तो हम बोल सकते हैं बाबू रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा, तो लगभग रेसमिक मिक्सर बना लेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे यार कि इन्वर्जन ज़्यादा होगा रिटेंशन से, यानी इन्वर्जन का परसेंटेज 50 से ज़्यादा और रिटेंशन का परसेंटेज 50 से कम हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग यहाँ रेसमिक मिक्सचर तो बना नहीं सकते हैं। तो आइडियली अगर देखा जाए, जैसे अगर हम बोलेंगे कि इन जनरल अगर ले लेते हैं तो सिंपली में तो ये हो जाएगा रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली लिया जाए तो हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, यहाँ इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन, 100% तो रेसमिक मिक्सचर कभी नहीं बनेगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अगर हम लोग बेसिक कंडीशंस देखें SN1 में और SN2 में, तो SN2 में भी यही बात बोला गया कि आपका SN2 में न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक नहीं कर पाया। SN2 में जब आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से तो मेरा L बॉन्ड टूट रहा है, इस कार्बन पे आएगा पार्सली पॉजिटिव और इस L पे आएगा पार्सली, NU पे आएगा पार्सली निगेटिव, और ये मेरा बन गया ट्रांजिशन स्टेट। और जब इस ट्रांजिशन स्टेट में हम बोलेंगे कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। रीजन है कि जितना बॉन्ड ये टूट रहा है, जितना ये L इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एट दैट सेम टाइम इस कार्बन को न्यूक्लियोफाइल पीछे से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये कार्बन ओवरऑल न्यूट्रल रह जाएगा, और इस C और L के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। तो मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कभी भी आगे से अटैक कर ही नहीं पाएगा। आगे से अटैक इसीलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी टूट ही रहा है, यहाँ पर अभी भीड़ ज्यादा है, यहाँ पर ग्रुप बाहर निकला ही नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे SN2 रिएक्शन में कभी भी न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक नहीं करेगा, फ्रंट साइड अटैक नहीं करेगा। रीजन है कि यहाँ पर C और L के कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन वही SN1 में ये C और L टूट चुका होता है, तब न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस होता है। और SN2 में तो यार टूट रहा भी होता है और न्यूक्लियोफाइल पीछे से इंट्रोड्यूस भी हो जाता है। इस कारण से SN2 में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो हम बोलेंगे इन्वर्जन होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब कुछ फैक्टर कहाँ पे SN1 लगेगा, कहाँ पे SN2 लगेगा, कुछ सॉल्वेंट वगैरह की बात करेंगे, कुछ न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे। ये सब बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे SN1 SN2 खत्म करके हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और वो और मज़ेदार होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इससे अगला कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा इसको एक बार आप रिविजन करते रहो। जितना भी क्वेश्चंस दिया गया था वो सारा क्वेश्चन 3 असाइनमेंट हमने आपको प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, उस तीनों असाइनमेंट को आप आसानी से बनाओ। जो भी क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है वो क्वेश्चंस आप पूछिए, सारे क्वेश्चंस को हम बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करो बाबू। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। और आप देख रहे हो कि अब एक दूसरे से कोरिलेट हो रहा है। और ऑर्गेनिक में या तो एक बोल सकते हैं बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एडवांटेज भी है कि आप पीछे का अगर आपको याद है तो आगे आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे आप अभी देखो ना, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको फोर्स का कैलकुलेशन मिलता होगा। तो फोर्स का कैलकुलेशन मिलता होगा तो ये सब हम लोगों ने वेक्टर के टाइम में भी पढ़ा था। अब जब वेक्टर के टाइम में जो हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ अगर आपको वो चीज़ सीख लिए होंगे, वो चीज़ अगर आपको अभी याद होगा, तो आज अभी आपके टीचर ये मेंशन कर रहे होंगे कि फोर्स का कैलकुलेशन, टॉर्क निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ये सब जितना भी आप डायपोल केस में निकालते हो, ये सब सारा आपको वेक्टर के टाइम में पढ़ाया जा चुका था। जितना भी फोर्स का कैलकुलेशन था वो सब हम लोगों ने वहाँ पढ़ रखा था। अगर वहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रखा है तो यहाँ पर आपको समझने में बस नया नया टर्म आएगा, वो सीखना है, कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है वो जानना है। लेकिन अगर आपको वहाँ दिक्कत है तो बाबू यहाँ तो सबसे बड़ी मजेदार आई है कि आप ये चीज़ सामने वाले से पूछ भी नहीं सकते हो कि सर हमको एक बार फोर्स का कैलकुलेशन करना बता दीजिए। तो सिंपल है, रेजोनेंस अगर आपको आ गया, बेसिक जीओसी आ गया, बेसिक मैकेनिज्म आ गया, तो आगे बताने में हमको दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको पीछे दिक्कत है तो पीछे आप वीडियो में जाओ, रिकैप करो और पूरा फिर बढ़िया से रिवीजन करके फिर आगे जानने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप सारा एक बार रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग SN1 SN2 को खत्म करेंगे और इन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। चलिए, थैंक यू।